साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। छात्रों की बहुत डिमांड है कि सर इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, उसको पढ़ा दीजिए। तो आज हम गॉस थ्योरम पर चर्चा करेंगे। गॉस थ्योरम जानने के लिए, पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो इससे संबंधित होती हैं। एक तो एरिया वेक्टर, दूसरा आपका सॉलिड एंगल, तीसरा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आना चाहिए। मतलब ये आपका क्षेत्रफल सदिश, इसको कहते हैं हिंदी में क्षेत्रफल सदिश। और ये होता है घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण। ये होता है वैद्युत फ्लक्स। तीन चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित है आपकी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? जनरली आप जानते हैं, जनरली दोस्तों क्या होता है, फ्रेंड्स में क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया क्यों स्केलर क्वांटिटी माना जाता है कि एक अदिश राशि है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। इन रियल ये नहीं है। रियल में क्या है, एरिया भी डायरेक्शन को शो करती है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो एरिया में भी एरिया डायरेक्शन को शो करता है। अगर किसी एरिया के हम एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर अगर किसी एरिया से हम क्या करें, उसके किसी भी पॉइंट से अगर हम नॉर्मल खींचें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन करें, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। इधर है, अगर आपका ऐसे है, मान लो इधर शो करो तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई आपकी, इस एरिया की। तो किसी भी पृष्ठ से कोई अभिलंब वेक्टर खींचते हैं, कोई अभिलंब हम खींचते हैं, तो वो सदैव वो उसकी दिशा को निरूपित करता है। तो ऐसा क्षेत्रफल हमारा क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। When we draw a normal from any point of a surface, any point of a area, it's always shows its direction. This type area is called the area vector. एरिया वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? एरिया वेक्टर अगर लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जनरली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, but if we draw a normal from any point of area means surface, then it always shows its direction. This area is called, this type area is called area vector. It is denoted by a vector, a dot n यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होता है, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा। और ये आपका जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिस्ट होते हैं, वो आपका हो जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। हिंदी में क्या हो गया, सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को एक अदिश राशि मानते हैं, लेकिन वास्तव में सदिश राशि होता है। इसके क्षेत्रफल के किसी भी बिंदु से अगर हम अभिलंब एकांक वेक्टर खींचें, नॉर्मल यूनिट वेक्टर खींचें, तो क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट नॉर्मल यूनिट वेक्टर
नॉर्मल मतलब एकांक वेक्टर खींचे, अगर एकांक अभिलंब खींचे हम, तो अभिलंब सदिश खींचे तो वो हमेशा इसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को शो करता है, इसकी दिशा को दिखाएगा। तो इस प्रकार का ये क्षेत्रफल हमारा क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो हिंदी में डिफिनेशन क्या हो गई? सामान्य रूप से हमारा क्या है, एक अदिश राशि होती है क्षेत्रफल, लेकिन अगर इसके किसी पॉइंट से अगर हम अभिलंब वेक्टर खींचें, एकांक अभिलंब वेक्टर खींचे, तो इसकी दिशा को व्यक्त करता है। इस प्रकार का क्षेत्रफल हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे ए से डिनोट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो जाता है परिमाण, और ए इसकी डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर हो गया? अब हम सॉलिड एंगल पे आते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल हिंदी में घन कोण कहते हैं। अब आप समझ लो, ठोस कोण नहीं बोलेंगे, सॉलिड इसको डिफाइन कर लेंगे। सॉलिड मतलब ठोस, एंगल मतलब कोण, इसको घन कोण कहते हैं हिंदी में। वास्तव में क्या होता है घन कोण हमारा? तो घन कोण क्या होता है कि मतलब किसी भी क्षेत्रफल द्वारा, किसी भी एरिया द्वारा गोले के केंद्र पे अंतरित कोण। अगर इमेजिनरी सरफेस अगर खींचिए, स्फीयर बनता है, इसके सेंटर पे जो एंगल होता है, मतलब ये एरिया का लीस्ट पार्ट है, पूरा एरिया तो ज़्यादा है, तो ये डी ओमेगा बनेगा, लीस्ट एंगल बनेगा। इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो किसी भी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पे जो कोण अंतरित होता है, उससे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा से आपको ये, इससे और ओमेगा से क्या डिनोट होता है? एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा से डिनोट होती है। तो इसका फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। आर रेडियस है इसका, ये सेंटर है आपका, तो ये आर स्क्वायर होता है, डी ए अपान आर स्क्वायर। अगर पूरे सरफेस के लिए, फॉर होल सरफेस, होल सरफेस के लिए अगर देखेंगे तो कितना स्क्वायर का एरिया होता है? 4 पाई स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन होता है होल सरफेस के लिए। इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो फार्मूला क्या होता है इसका? अगर एक किसी एंगल पे झुका होता है सरफेस और लिया जाए तो यहाँ डी ए cos थीटा हो जाता है, डी ए cos थीटा। अगर जीरो एंगल बनाता है तो cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। जीरो एंगल बना रहा मान लीजिए आप ये सरफेस से, अगर सरफेस से कोई झुका है, अगर इसी और झुका है तो वहाँ डी ए cos थीटा होता है, जितना एंगल होता है। cos 90 है, एंगल 90 डिग्री पृष्ठ है सेंटर से, तो वो क्या हो जाता है? वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे सॉलिड एंगल की? एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन हो गई। सॉलिड एंगल क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय by a surface on center of the sphere is called solid angle. It's called solid angle. It is denoted by omega. Omega. Its formula is, its unit is स्टेरेडियन। स्टेरेडियन हिंदी में स्टेरेडियन कहते हैं। इट्स फार्मूला इज ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। If surface makes any angle, then its formula become dA cos theta upon r square. तो सॉलिड एंगल की हिंदी में परिभाषा भी क्या हो गई दोस्तों? किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पे अंतरित कोण घन कोण कहलाता है।
इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर हो गया। डी ए एरिया हो गया, आर इसकी रेडियस है। डी ए अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला होता है और इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। अगर पूरे सरफेस द्वारा एंगल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पूरा। अगर सरफेस लिया जाए तो उसका सबटेंडेड एंगल, सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका एरिया स्फीयर का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4 पाई बचा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है पूरे पृष्ठ के लिए, 4 पाई स्टेरेडियन हो जाती है। अब अगर हम देखते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, वैद्युत फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वास्तव में होता है दोस्तों, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सरफेस। क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है और ये जितनी नंबर इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें गुजरेंगी, ये इसका फ्लक्स हो जाएगा। चाहे ये बाहर जाते हुए प्रतीत हो, चाहे अंदर आते हुए प्रतीत हो। ये पॉजिटिव फ्लक्स होता है, ये नेगेटिव फ्लक्स होता है। इट इज डिनोटेड, कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला होता है E इंटू ए फॉर एरिया हो गया, E आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मतलब जितने नंबर कैसे निकालेंगे, कुल एरिया को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का होता है, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो इंग्लिश की डेफिनेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन passes through a surface, it's called electric flux of surface. Electric flux of surface is denoted by phi भी लिख सकते हैं। इट्स फार्मूला इज phi इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए है एरिया। इट इज टू टाइप का। व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन shows going to outside of surface, it become positive. When electric line shows enter in the surface, इट्स बिकम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, जब इलेक्ट्रिक लाइंस आपको शो करते हैं कि सरफेस के अंदर जा रही हैं, पास कर रही हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। बाहर आउट गोइंग है, अगर इसकी बाहर जा रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो दो प्रकार का होता है। इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट इसी से हम निकाल सकते हैं। तो हिंदी में क्या हो गया, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये दो प्रकार का होता है। अगर पृष्ठ से निकलती हुई वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो वो हमारा धनात्मक होता है। अगर पृष्ठ में जाती हुई वैद्युत बल रेखाएं शो करती हैं तो वो हमारा ऋणात्मक होता है। अब अगर इसका हम यूनिट देखें वैद्युत फ्लक्स का, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जिसको कहते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है हमारा, इसी से आप निकाल भी सकते हैं, E इंटू ए। ई क्या होता है हमारा, एफ अपान क्यू होता है, तो ये न्यूटन पर कूलाम होता है। एरिया क्या कितना होता है आपका, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। इसकी यूनिट क्या हो गया, मात्रक हो गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक होगा, यूनिट होगा। इसी से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसी से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अगर इसकी डायमेंशन निकालें क्या हो जाएगा, इसका फोर्स का mL⁻⁻2 होता है और इसका मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा और कूलाम का Q=IT होता है, तो A और T होता है टाइम का। इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, इसको लिख लेंगे इसको यहाँ डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो mL⁻⁻2, ये L ऊपर आ जाएगा नहीं इनटू में है तो L³ हो जाएगा। ये L1 है, ये L2 है, ऐड हो जाएंगे पावर इनटू में, A ऊपर आ जाएगा 1⁻⁻1 इनटू में T⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर आ जाए T⁻⁻1, 1 पावर कुछ नहीं तो 1 पावर होती है, तो कितना हो जाएगा mL³ T⁻³ हो जाएगा, T⁻² इंटू T⁻1 T⁻³ हो गया A⁻⁻1। ये इसकी आपका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों ये रहा हमारा, ये बीमा हो जाएगी, हिंदी बीमा कहते हैं इसको। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक। अब आगे हम गॉस थ्योरम पे आएंगे। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम हो गए, इन्हीं पे डिपेंड है गॉस थ्योरम। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसका फार्मूला को डेरिवेशन करेंगे उसका। तो पढ़ते रहिए। और अभी आपने हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप कैलिबर अड्डा में हमारे जा कर के प्लेलिस्ट देखिए, बहुत से आपको फिजिक्स या मैथ के, हिंदी ग्रामर के लेक्चर पढ़े हैं, केमिस्ट्री भी हमारी स्टार्ट हो गई उसको आप देखें, हिंदी जनरल हिंदी भी है उसको देखिए और लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर कंप्यूटर हैं आप तो करंट अफेयर देखिए, और 10 का दम सीरीज़ में हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी सबके आपके लेक्चर्स पढ़े हैं। और आप मेरा कैलिबर अड्डा प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आगामी आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।